हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूतों का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में इस प्रकार की अव्यवस्था का कारक बना। राजस्थान की गणतंत्रीय मालव, योदय, शिव आदि जातियों ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाया और वे पुनर्स्वतंत्र हो गई। लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ वे परस्पर विरोधी भावना से अपने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने में लग गए। इससे ये निर्बल होती गई। ऐसी अवस्था में हूणों के आक्रमणों ने इस बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। इसी बीच 6ठी शताब्दी में मालवा के शासक यशोवर्मन ने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर्षवर्धन ने हूणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और इस काल में राजस्थान में शांति स्थापित भी हुई। लेकिन 648 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद राजस्थान में पुनः छोटे छोटे राज्यों का निर्माण प्रारंभ हो गया। 6ठी शताब्दी तक स्थानीय तथा विदेशी योद्धाओं के भेद का अंत। राजस्थान में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक विदेशी जातियों के जत्थे आते रहे और यहाँ के स्थानीय समूह इनका मुकाबला करते रहे। लेकिन अंततः इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। कई मारे गए और कई यहाँ पे बस गए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, जो शक या हुण यहाँ बचे रहे उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट का संपर्क स्थापित हो गया और अंतत्वगत्वा 6ठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद जाता रहा। स्थानीय तथा विदेशी योद्धा जातियों का राजपूतों के नाम में सामाजिक समन्वय। 6ठी शताब्दी तक विदेशी योद्धाओं ने हिंदू या जैन धर्म स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अब इन विदेशियों की एक नई जाति बन गई। इस नई जाति ने अपने युद्ध प्रियता आदि गुणों के साथ स्थानीय धर्म परंपराओं के प्रति अपनी निष्ठा जोड़ दी। आगे चलकर ये नई जाति ही राजपुत्र या राजपूत कहलाई। राजपूतों का अधिवासन तथा राजनीतिक समन्वय। विदेशी योद्धाओं का स्थानीय क्षत्रिय जातियों के साथ समन्वय केवल सामाजिक स्तर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी ये चलता रहा। राजनीतिक समन्वय की एक लंबी जो प्रक्रिया थी वो चली और 13वीं शताब्दी तक चलती रही। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अपराजित के शिलालेख और बीटू शिलालेख के आधार पर इस राजनीतिक समन्वय की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि लगभग 6ठी शताब्दी से इन आदिवासियों के द्वारा सत्ता संस्थापन के उल्लेख मिलते हैं और ये भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि गुजरात, पंजाब तथा गंगा यमुना के मैदानी भाग से उन दिनों में कई राजपूतों के समुदाय राजस्थान में आए और उन्होंने भी यहाँ के आदिवासियों के सहयोग से अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पहले दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में अपने आदिवासियों की स्थापना की और कुछ भीतरी भाग में भी जाकर बस गए। इस तरह राजपूतों के पृथक पृथक सत्ता क्षेत्र की इकाइयों में संपूर्ण राजस्थान बट गया। इस गतिविधि में उनको बड़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा और उन्हें जो सैकड़ों वर्ष लगे। इस तरह 13वीं शताब्दी तक उनके अधिकार में पर्याप्त भूभाग आ गया। इस काल में राजपूतों ने अपने जो व्यवसाय था और शौर्य का अच्छा परिचय दिया। इन प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, उनमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़, मेवाड़ के गोइल, सांबर के चौहान, चित्तौड़ के मौर्य, भीनमाल तथा आबू के चावड़ा, आमेर के कछवाहा और जैसलमेर के भाटी प्रमुख थे। राजपूतों की उत्पत्ति। जैसे जैसे इन राजपूत अधिवासियों की राजनीतिक प्राधान्यता स्वीकृत होती गई, वैसे वैसे धर्माधिकारियों, विद्वानों और भाटों ने उनके वंश की पवित्रता स्थापित करने के लिए उनका उद्भव हिंदू देवी देवताओं सूर्य, चंद्र तथा अग्नि से जोड़ दिया। ऐसा करने का सीधा अभिप्राय ये था कि राजपूत विशुद्ध क्षत्रिय है और उनका संबंध देवताओं से है। लेकिन कई विदेशी तथा भारतीय विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उनकी मान्यता है कि राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय नहीं, परंतु उत्तर पश्चिम से आने वाले सीतियन, शक, युची आदि की संतान है।
राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी तीसरी धारा उन विद्वानों की है जो इन दोनों मतों के मध्य मार्ग को अपनाते हैं। उनके अनुसार राजपूतों में क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था, परंतु क्षत्रिय जाति में एक इक्ष्वाकु ही नहीं वरन कुषाण, शक आदि अनार्य जातियां भी सम्मिलित थी। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। राजपूत स्वयं को वैदिक कार्यों से संबंधित सूर्य तथा चंद्रवंशी बताते हैं। इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी न किसी प्रकार अपना इन वंशों से स्थापित कर लिया संबंध। प्रतिहार राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। इसी प्रकार हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विचारों में भिन्नता होने के कारण इन्हें निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है: अग्निवंशीय सिद्धांत, सूर्य चंद्रवंशीय सिद्धांत, विदेश वंशीय सिद्धांत, गुर्जर और ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत, वैदिक क्षत्रियों की संतान का सिद्धांत और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। आइए क्रमशः हम इनके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम अग्निवंशीय सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अग्निवंशीय सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध क्षत्रियों से हुई है, अर्थात राजपूत जाति प्राचीन क्षत्रिय जाति है। इस मत का प्रतिपादन चंद्रवरदायी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में किया। उसके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया कि वे राक्षस क्षत्रियों के ऋषियों के जो यज्ञ थे उनमें हाड़, मांस, विष्ठा, मूत्रादिक के द्वारा अपवित्र करते थे। अग्निवंशीय सिद्धांत का प्रसार 13वीं से 18वीं शताब्दी तक इस कथानक का प्रचार भाटों के द्वारा खूब होता रहा। नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर उसको आगे बढ़ाया। इन चारों वंशों के राजपूतों ने इस मत को अपनी विशुद्धता की पुष्टि करने के लिए अपना लिया। अग्निवंशीय सिद्धांत का विश्लेषण। विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निवंशीय सिद्धांत के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि विदेशी वंशीय सिद्धांत की पुष्टि में क्रूक ने भी अग्निवंशीय कथानक को इसका विदेशियों को शुद्ध करने का आयोजन बताते हुए इसकी प्रामाणिकता पर बल दिया है। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदायी वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उद्भव से अभिव्यक्त करता है कि जब विदेश सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने अपने आप को क्षत्रियों से मुकाबला करने को सजग कर दिया। यदि चंद्रवरदायी वास्तव में इन वंशों को अग्निवंशीय मानता तो वह अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यादव वंशीय नहीं लिखता। विपक्ष में तर्क। लेकिन वहीं पे कुछ विद्वान इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं। संपूर्ण अग्निवंशीय कथानक बनावटी व अव्यवहारिक है तथा ऐतिहासिक तथ्य से रिक्त है। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि रासों की मौलिकता की प्रामाणिकता के अभाव में इसका सहारा लेकर जो विद्वान इन 4 राजपूतों को अग्निवंशीय मानते हैं उनका जो हट है वो गलत है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि ये भाटों की कल्पना की एक उपज मात्र है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसके विपक्ष में भी बहुत कुछ कहा है। दूसरा जो प्रसिद्ध मत है वो सूर्य चंद्रवंशी सिद्धांत। डॉक्टर ओझा ने राजपूतों को चंद्रवंशीय और सूर्यवंशी बताया है। विभिन्न शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों का प्रमाण देते हुए उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रमाण शून्य है। ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार अपने को सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। चंदेल अपने आप को चंद्रमा की संतान मानते हैं। सूर्य चंद्र वंशीय मत का विश्लेषण किया जाए तो तर्क दिए जा सकते हैं। विपक्ष में तर्क। इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक है क्योंकि
राजपूतों को सूर्यवंशी बताते हुए उनके वंशक्रम को इक्ष्वाकु से जोड़ दिया गया, जो प्रथम सूर्यवंशीय राजा था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि सूर्य और चंद्रवंशीय समर्थक भाटों ने तो राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाथ, विष्णु आदि से बताते हुए एक काल्पनिक वंशक्रम बना दिया है। इससे स्पष्ट है कि जो लेखक राजपूतों को चंद्रवंशीय या सूर्यवंशीय मानते हैं, वे भी इनकी उत्पत्ति के संबंध में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार करना तर्क संगत नहीं है। पक्ष में तर्क चंद्र और सूर्यवंशीय मत की पुष्टि करते हुए श्री गहलोत ने लिखा है कि वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, उग्र, क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशीय क्षत्रियों के ही संतान हैं। ये न तो विदेशी है और न ही विधर्मियों के वंशज, जैसा कि कुछ यूरोपीय लेखकों ने अनुमान लगाया है। इस प्रकार इस मत की प्रामाणिकता में अनेक इतिहासकारों का विश्वास है, परंतु फिर भी आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा जो मत है वो विदेशी मत का सिद्धांत है।